नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। लोकल बॉडी इलेक्शंस के दूसरे दौर में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने विरोधियों को पूरी तरह से चित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महायुति ने बिल्कुल इस बार भी धमाल मचा दिया है। आपको याद होगा, पहले चरण के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने और महायुति ने शानदार प्रदर्शन किया था। यहां तक कि बीएमसी में लगभग 30 सालों से चला रहा शिवसेना का जो एकाधिकार था, वहां पे शिवसेना का जो मेयर हुआ करता था, उनको भी बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और लगभग 40 साल के बाद आज की तारीख में बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र में, उससे सबसे ज्यादा अगर किसी के होश उड़े हैं तो वह है उद्धव ठाकरे। मैं आपको बताता हूं कि उद्धव ठाकरे किस तरह से परेशान हैं और हाथ पैर मार रहे हैं, उनके रातों की नींद उड़ गई है। एकनाथ शिंदे को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और जिस तरह का बदला लिया है ना, उद्धव ठाकरे की गद्दारी का भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बदला लिया है, उससे उद्धव ठाकरे पूरी तरह से परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें और खबर यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक बार फिर से आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। मैं वहां पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस के दूसरे चरण में जिन 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए चुनाव हुए, उनमें भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली महायुति ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, शानदार परफॉर्मेंस दिया है। अभी तक की जो खबर है उसमें जो 12 में से 7 जिला परिषदों में, जो 12 जिला परिषद हैं जिनके लिए चुनाव हुए, उसमें से 7 जिला परिषदों में भारतीय जनता पार्टी को साफ बहुमत मिल गया है। साफ बहुमत मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी जगहों पर भी वो अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, शिवसेना के साथ, एनसीपी के साथ बहुमत की तरफ बढ़ रही है। मतलब आप समझिए कि ये जो एमवीए के जो घटक दल हुआ करते थे, अब वहां पे एमवीए तो वैसे कुछ है नहीं है, गाड़ी जैसा तो कुछ है नहीं, लेकिन चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो या कांग्रेस हो या शरद पवार की एनसीपी हो, ये सब धराशायी हो चुके हैं। इस दूसरे चरण के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इन सबों को बिल्कुल मैदान के बाहर मार के बाहर कर दिया है। और जो महायुति है उसने एक बार फिर से दिखाया है कि महाराष्ट्र में इस वक्त उनका एकाधिकार है, बिल्कुल उनका डोमिनेशन है, और चाहे वो उद्धव ठाकरे हो या कांग्रेस हो या शरद पवार हो, कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, ये जो परिणाम आए हैं दूसरे चरण के, ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं, ये जिला परिषद और पंचायत समितियों के, इसने एक बार फिर से दिखाया है कि देवेंद्र फडणवीस जबरदस्त लीडरशिप दिखा रहे हैं महाराष्ट्र में। जिस तरह से उन्होंने अलायंस को एक साथ लेकर के चलाया है और जो फ्रिक्शन पॉइंट्स भी थे या हैं, उनको जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, आपने देखा होगा। ये एकनाथ शिंदे किस तरह से हवा में उड़ रहे थे कि बीएमसी में तो हमारा मेयर होना चाहिए। वो उस वक्त डावोस गए हुए थे देवेंद्र फडणवीस, वो लौट करके आए और उन्होंने एकनाथ शिंदे की ऐसी कान ऐंठी कि शिंदे अब लाइन पे आ गए हैं और वो इस बात के लिए राजी हो गए कि ठीक है, बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा और उनका डिप्टी मेयर होगा। तो बीजेपी तो कब से कह रही थी। तो देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से अपने सहयोगियों को मैनेज कर रहे हैं, जब अजीत पवार भी थे तो उस वक्त भी अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, दोनों को जिस तरह से उन्होंने साधा और दोनों को अपनी औकात से बाहर नहीं जाने दिया, दोनों को एक दूसरे का डर दिखाया कि तुम नहीं तो फिर वो हैं। तो जिस डेफ्टली, जिस कुशलता के साथ उन्होंने इस गठबंधन को चलाया है, देखिए गठबंधन को चलाने में ये साम दंड भेद सबकी जरूरत होती है, खास करके महाराष्ट्र में, जहां ये सब लोग अपने आप को इतने बड़े तीसमार खां समझते हैं, चाहे वो अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने भी दिखाया कि वो भी चाणक्य हैं, वो भी हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये शरद पवार, ये जो अजीत पवार की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, जिस तरह से शरद पवार जैसा शातिर नेता, देखिए वो हैं तो वो बुजुर्ग, लेकिन वो शातिर हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति शरद पवार ने महाराष्ट्र में की है, वो इतनी शर्मनाक है कि उस पर क्या कहा जाए। मुस्लिम
तुष्टीकरण ही उनकी राजनीति की मुख्य धुरी रही है। कहने को वो मराठा की राजनीति करते हैं, लेकिन ये शरद पवार, अजित पवार की मौत के बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी को और देवेंद्र फडणवीस को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि अजित पवार गुट का उनके गुट के साथ विलय हो जाए, उनके सारे विधायक उनके साथ आ जाएं और तब जाकर के वो नरेंद्र मोदी को वहां केंद्र में ब्लैकमेल कर सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में ब्लैकमेल कर सकते हैं। लेकिन वहां भी देवेंद्र फडणवीस ने उनको साफ साफ बता दिया कि आपकी ये चाल सफल नहीं होने वाली है। और देखिए कि सुनेत्र पवार वहां पे अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गई और अब शरद पवार, उनका ये सारा जो सपना था ब्लैकमेल करने का, वो सपना ही रह गया। तो खैर, वो कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के इस ब्लैकमेल करने के इरादे को चकनाचूर कर दिया। इस सारे प्रकरण को आप देखेंगे तो देवेंद्र फडणवीस की छवि दिनों दिन निखरती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप में उनको लेकर के जो उनकी जो इमेज बन रही है, उससे यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के जो नेता हैं, जो नेतृत्व की जो लाइन है, कतार है, उसमें देवेंद्र फडणवीस निश्चित रूप से टॉप 3 में आप मान के चलिए कि वह हैं। एक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री इस वक्त दिख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का भविष्य बन सकते हैं। हाँ, अमित शाह भी अपनी जगह पे हैं, अमित शाह का भी बराबर दावा बनता है, लेकिन मैं मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूं। उसमें ये 3 मुख्यमंत्री हैं जो बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की विरासत को ये आगे लेकर के जा सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस में जो गंभीरता दिखती है, नेतृत्व के प्रति जो उनका समर्पण है और आइडियोलॉजी के प्रति जो समर्पण है, विचारधारा के साथ उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया है। और हर सवाल पे, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण का सवाल हो या हिंदुत्व का सवाल हो, जितनी कुशलता से वो जवाब देते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस में नेतृत्व के सारे गुण दिख रहे हैं और महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से विकास किया है वो भी अपने आप में काफी सराहनीय है। और जिस तरह से उन्होंने इस अलायंस को मैनेज किया है, ये बड़ा कठिन अलायंस था। अजीत पवार एक तरफ, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, और शिंदे की तो भाई अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबको मालूम है। वो मन मार के उप मुख्यमंत्री का पद उन्होंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उनके अंदर की जो महत्वाकांक्षा है वो आज भी वैसी ही है। जैसे ही उनको मौका मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि वो पीठ में छुरा भोंकने में कभी कोई कोताही बरतेंगे। कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह के टेंट्रम्स एकनाथ शिंदे दिखाते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। खैर, देवेंद्र फडणवीस ने भी ये दिखा दिया है कि वो हर स्थिति के लिए तैयार हैं और उनकी नेतृत्व क्षमता को प्रदेश की जनता ने अपना पूरा सपोर्ट दिया है। विधानसभा चुनाव में दिया, और आप देखिए कि ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हैं दोनों दौर के, उसमें भी प्रदेश की जनता ने देवेंद्र फडणवीस को अपना पूरा सपोर्ट दिया है। अच्छा, इन सब के बीच खबर क्या है? खबर यह है कि ये जो उद्धव ठाकरे हैं वो बड़े परेशान हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने उनकी ये हालत कर दी है कि उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है। अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने उनकी गद्दारी का ऐसा बदला लिया है कि बहुत जल्द वह महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनका नाम बिल्कुल इतिहास के पन्नों में ही लिखा जाएगा। उनकी पकड़ पूरी तरह से महाराष्ट्र में खत्म हो रही है। और अब खबर यह है कि देखिए, अमित शाह ने न सिर्फ उनकी पार्टी को तोड़ा, बल्कि एकनाथ शिंदे को इस मुकाम पे आज पहुंचा दिया है कि वही बाल ठाकरे के वास्तविक उत्तराधिकारी लग रहे हैं। भले शिंदे की अपनी महत्वाकांक्षाएं हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से एकनाथ शिंदे आज उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। और शिंदे के इस बढ़ते कद से उद्धव ठाकरे बड़े परेशान हैं। उनको लग रहा है कि जो कुछ भी हमारा बचा है वो सब ये शिंदे ले जाएगा। उनकी रातों की नींद उड़ गई है। उनको यह बात समझ में आ गई है कि जब शिवसेना की बात होती है तो महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे को प्रेफर कर रही है, उद्धव ठाकरे को प्रेफर नहीं कर रही है। तो इसलिए अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे बिल्कुल डेस्परेट हो रहे हैं। वो डेस्परेट हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह सिग्नल दे रहे हैं कि यार ऐसे तो हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को सिग्नल ये दे रहे हैं, खबर जो आ रही है वहां से,
कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना चाहते हैं और एनडीए में वापसी करना चाहते हैं जी। और इसकी एक वजह यह भी है कि ये जो बीएमसी के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस के साथ वो जिस तरह के रिश्ते चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि भाई ले दे के अब बीएमसी ही तो बचा है, भाई राज्य की सत्ता से तो वो बाहर ही हैं, अब बीएमसी में वो चाहते थे कि इस बार वो चुनाव जीत जाए, कम से कम मेयर तो उनका हो जो इतने लंबे समय से आ रहा है। और इसके लिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं नहीं, हम तो गठबंधन नहीं करेंगे, और उद्धव ठाकरे की बुरी हार हो गई। तो खबर यह है कि उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर के कांग्रेस से बड़े नाराज हैं, और वो अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से उनका एक पैचअप हो जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, या कम से कम तुरंत पैचअप ना हो जाए तो कम से कम एक वर्किंग रिलेशन हो, वो फ्लेक्सिबल अप्रोच रखना चाह रहे हैं। अब देखिए, बीएमसी के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मेयर के नाम की घोषणा कर दी तो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि हमारा कोई कैंडिडेट नहीं होगा, और ये एक तीर से दो निशाना था। कैसे? भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चूंकि मराठी हैं, महिला भी हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मराठी महिला है तो हम कैसे अप्रोच करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो एकनाथ शिंदे को बताना चाह रहे थे कि भाई तुम्हारा ये जो टेंट्रम है वो हम यहां बीएमसी में नहीं चलने देंगे, और जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान हो गया। एकनाथ शिंदे जो टेंट्रम दिखा रहे थे ना, जैसे ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, एकनाथ शिंदे के होश ठिकाने आ गए। तो उद्धव ठाकरे ने बहुत सोच समझ करके ये चाल चली, और खबर अब यह है कि वो ये चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका किसी तरह से पैचअप हो जाए, ताकि उनकी जो थोड़ी बहुत राजनीतिक जमीन अभी बची है उसको वो आगे एक्सपेंड कर सकें, और जिस तरह से एकनाथ शिंदे पूरी तरह से बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक विरासत को कब्जाने की कोशिश कर रही है उसको रोका जाए। जी, ये कोशिश है उद्धव ठाकरे की, वो पूरी तरह से परेशान है। और देखिए, उद्धव ठाकरे कांग्रेस से इतने नाराज हैं कि जो चंद्रपुर में जहां मेयर बनना है वहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, लेकिन उसके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है। उसको मेजॉरिटी के लिए उद्धव ठाकरे की पार्टी का सपोर्ट चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी सपोर्ट दे नहीं रहे। उनकी बातचीत भारतीय जनता पार्टी से चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी भी ये गेम खेल रही है। वो कह रही है कि तुम अपना मेयर बना लो, हम तुमको सपोर्ट कर देंगे। तो अब ये उद्धव ठाकरे जो हैं ये कांग्रेस को बिल्कुल चिढ़ाने के मूड में हैं, और ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। बीएमसी में तो एक तरह से सपोर्ट कर ही दिया, तो कांग्रेस से वो इतने नाराज हैं, उनको लग रहा है कि बीएमसी में ये जो सत्ता उनके हाथ से चली गई वो इस वजह से भी गई कि कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया, उनके साथ गठबंधन नहीं किया। कम से कम सारे मुस्लिम वोट तो उनके पास रहते, ये उनकी सोच है। तो अब वो पूरी तरह से निराश हो गए हैं कांग्रेस से, और घर वापसी करना चाहते हैं, एनडीए में आना चाहते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों का कहना है कि भाई एक तरह से कांग्रेस ने हमारे साथ गद्दारी की बीएमसी के चुनाव में, और अब हम उनके साथ कोई भी इस तरह के रिश्ते नहीं रख सकते जहां पे कि हम उनकी मदद करते हुए देखे जाएं। इसलिए चंद्रपुर में वो भारतीय जनता पार्टी से बातचीत कर रहे हैं, और ये खतरे की घंटी है, ये खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर उद्धव ठाकरे एक बार फिर से महायुति में वापसी करना चाह रहे हैं, एनडीए में वापस आना चाह रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह और क्या देवेंद्र फडणवीस इसके लिए राजी होंगे? भाई उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा भोंका, सोचिए बाला साहब ठाकरे का पुत्र, और मुस्लिम तुष्टीकरण की उसने ये राजनीति की कि जो शर्मनाक थी। अगर स्वर्ग से बाला साहब ठाकरे देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से वो कोस ही रहे होंगे उद्धव ठाकरे को। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, हिंदुओं के बारे में क्या क्या बोला, मुस्लिम तुष्टीकरण की हद कर दी। तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए, और कई बार राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों पर भी उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, जो कि हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के खिलाफ बोलती रहती है। तो क्या ऐसा व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में फिर से वापस आना चाहता है, तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह, क्या देवेंद्र फडणवीस इस बात की इजाजत देंगे? और क्या उनको इजाजत देनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर हैं वो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि उद्धव ठाकरे इतने निराश हो गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो शायद अब खत्म ही हो जाएगा। उनको दूर दूर तक कोई भी रोशनी नहीं दिख रही है। उनको लग रहा है कि अब एक ही उपाय है कि भारतीय जनता पार्टी की शरण में चला जाए।
अब ये देखने की बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस उनको घर वापसी का मौका देंगे। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।